सुप्रभात बच्चों। कैसे हो बच्चों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक और जिसका टॉपिक है आज कारक। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कारक का मैं पढ़ाऊंगी कि कारक किसे कहते हैं। तो बच्चों चलिए, आप लोग अपनी अपनी हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक को खोल लीजिए और पेंसिल के माध्यम से कारक टॉपिक पर टिक लगाइए। चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं कि कारक किसे कहते हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर भी आ चुका है कि संज्ञा के विकार यानी कि कारक। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं कि कारक की परिभाषा की कारक किसे कहते हैं। कहते हैं कारक का शाब्दिक अर्थ है क्रिया को करने वाला। प्रत्येक वाक्य में उपयुक्त संज्ञा सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध होता है, अर्थात यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का यही रूप उसका संबंध क्रिया के साथ बताता है, उसे हम क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। बच्चों, कारक के कुछ उदाहरण बच्चों मैं बताती हूँ कि कारक के कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण है कि अमन ने कहानी सुनाई। दूसरा का उदाहरण है मंदिरा ने चित्र बनाती है। मंदिरा चित्र बनाती है। और तीसरा है कि गरिमा ने ब्रश से रंग करती है। और चौथा है कि वंदना का भाई नटखट है। तो इन सभी वाक्यों में कोई न कोई क्रिया है जिसका संबंध संज्ञा पदों से है। इन संज्ञा पदों का क्रिया से संबंध बनाने के लिए ने से का चिन्ह उपयुक्त हुआ है। इन चिन्हों को कारक चिन्ह या प्रसंग कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का उसका संबंध क्रिया के साथ किया जाता है उसे बच्चों हम क्या बोलते हैं? कारक कहलाते हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कारक के चिन्ह और उसकी परिभाषा आ चुकी है कि कारक के चिन्ह किसे कहते हैं। कहते कारक के चिन्ह, इसे बच्चों विभक्ति भी कहते हैं, प्रसंग भी कहते हैं। इसकी परिभाषा कि ये संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं, यानी कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? कारक कहते हैं। तो बच्चों इनके भी दो उदाहरण हैं जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं। कि पहला उदाहरण है कि दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े। और दूसरा है मैंने चम्मच से खीर खाई। तो ने के लिए से ये जितने भी शब्द हैं ये बच्चों क्या हैं? ये कारक की विभक्तियां हैं या ये कारक के चिन्ह हैं। ये इसको संबोधित कर रहे हैं। बच्चों, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर कारक के कुछ भेद आ चुके हैं। तो बच्चों बता सकते हैं कि कारक के कितने भेद होते हैं? चलिए बच्चों बताती हूँ कि कारक के कितने भेद होते हैं। कारक के 8 भेद हैं जो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी ये इसका पूरा टेबल आ चुका है कारक के भेद समेत। कि कारक के 8 भेद हैं और उनकी विभक्ति और उनका प्रभाव। तो चलिए बच्चों चर्चा करते हैं, कारक के 8 भेद का चर्चा करते हैं। पहला भेद है कारक का कर्ता कारक, यानी कि कर्ता उसकी विभक्ति है ने और प्रभाव है क्रिया को करने वाला। दूसरा भेद है कर्म। कर्म इसकी विभक्ति है को और इसका प्रभाव है जिस पर क्रिया का फल पड़े। फिर तीसरा है करण कारक। इसकी विभक्ति है से के द्वारा और इसका प्रभाव है वे साधन जिससे क्रिया संपन्न होगी। और फिर इसके बाद चौथा है बच्चों कारक संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति है के लिए को से। इसका प्रभाव है जिसके हित के लिए क्रिया हो।
फिर पांचवा कारक है अपादान कारक। इसकी विभक्ति है से, अलग होने में। इसका प्रभाव है जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो। फिर उसके बाद है बच्चों छठा, इसका कारक है संबंध। इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। और इसका प्रभाव है क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों से भी इसका संबंध बताने वाले। फिर है बच्चों सातवां इसका अधिकरण, और इसकी विभक्ति है में, पर, और इसका प्रभाव है क्रिया करने का स्थान। अंतिम कारक है संबंध संबोधन, यानी कि संबोधन कारक, और इसकी विभक्ति है अरे, हे आदि। और इसका प्रभाव है कि जिस संज्ञा को संबोधित किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक कहलाते हैं। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर पहला विभक्ति का आ गया है कि पहली विभक्ति का यानी कि पहला कारक आ गया है। कौन सा? कर्ता कारक। तो बच्चों चलिए आज हम इस पे डिस्कस करते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। पहला है कर्ता कारक। इसकी परिभाषा है कि क्रिया को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति है ने, और क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से काम करने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? ने। और इसके कुछ उदाहरण बच्चों मैं बताती हूँ। पहला उदाहरण है राधा ने नृत्य किया। दूसरा उदाहरण है विवेक ने पतंग उड़ाई। तीसरा है रवि ने खाना खाया। और चौथा है बच्चा दूध पीता है। तो बच्चों जितने भी मैंने अभी शब्दों के उदाहरण बोले हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? कर्ता कारक को संबोधित कर रहे हैं। और इन वाक्यों में नृत्य करने का कार्य राधा ने तथा पतंग उड़ाने का कार्य विवेक ने किया है। अतः राधा और विवेक क्या हैं? कर्ता हैं। और राधा और विवेक के साथ कर्ता कारक के ने की विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और इसलिए क्या कौन सा कारक कहलाएगा? कर्ता कारक कहलाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये कारक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर अब दूसरा कारक आ जाता है कर्म कारक। तो बच्चों कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को। और इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और एक वाक्य के साथ कौन और किसके लगा करके प्रश्न करे, यदि उत्तर मिले तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहलाते हैं। और जो ये कर्म कारक हैं क्रिया के कार्य का फल जिस पे पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहलाता है। उदाहरण के लिए बाबा ने घोड़े को सहलाया। बाबा ने घोड़े को सहलाया। और रोहन अपने जूते को चमका रहा है। रोहन अपने जूते को चमका रहा है। माँ खाना बनाती है। अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। तो जितने बच्चों शब्द हैं, जितने मैंने उदाहरण बोले हैं, ये किसको संबोधित कर रहे हैं? कर्म कारक को संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया के कार्य का फल कर्म पर पड़ रहा है और इनको हम क्या बोलते हैं? कर्म कारक कहलाते हैं। अब बच्चों तीसरा कारक भी बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है कि करण कारक। करण कारक की बच्चों विभक्ति है से, के द्वारा। इसकी परिभाषा बच्चों इस प्रकार है कि कर्ता जिसकी सहायता से
काम करता है उसे हम क्या बोलते हैं, करण कारक कहते हैं। कि कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक की पहचान से तथा के द्वारा, प्रसर्ग या विभक्ति द्वारा होती है। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है, माँ झाड़ू से सफाई कर रही है। दूसरा उदाहरण है, वरुण गेंद से खेल रहा है। और तीसरा है, पिताजी कलम से लिखते हैं। और चौथा है, बच्चा गेंद से खेलता है। तो बच्चों, जितने ही मैंने अभी उदाहरण आपको बोले हैं, जितने भी शब्दों का प्रयोग किया है, से, में, कर रही, से, जितने भी उदाहरण हैं, ये किसको संबोधित कर रहे हैं, करण कारक को संबोधित कर रहे हैं। जैसे कलम से, खेल, गेंद से, जितने भी शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं, करण कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को जितने मैंने अभी आपको कारण को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है या बताया है, उनकी परिभाषाएं, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपके सामने चौथा कारक आ चुका है। तो ये कारक है, संपदा कारक है। तो बच्चों, इसकी विभक्ति क्या है, को, के लिए। संपदा कारक का क्या है विभक्ति, को, के लिए। तो बच्चों, इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिसके लिए कार्य किया जाए उसे हम क्या बोलते हैं, संपदान कारक कहते हैं। और जिसके लिए क्रिया की जाए उसे प्रकट करने वाला शब्द संपदान कारक होता है। संपदान कारक की विभक्ति का तथा के लिए है। इसके लिए अतिरिक्त जिन शब्दों द्वारा किसको, किसके लिए प्रश्न का उत्तर मिले उसे हम क्या बोलते हैं, संपदान कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। दूसरा उदाहरण है, भैया ने यानी कि भाई ने बहन को उपहार दिया। और तीसरा है, अमन को तबला बजाना पसंद है। अमन को तबला बजाना पसंद है। और चौथा है, सैनिक देश के लिए प्राण देते हैं। जो सैनिक जो लोग होते हैं वो देश के लिए प्राण देते हैं। तो बच्चों, जितने भी उदाहरण हैं, के लिए, को, के लिए, जितने भी शब्द हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं, संपदान कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये कारक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों, आपके सामने, आप स्क्रीन के ऊपर बच्चों, अब आपका पांचवा कारक आ चुका है उदाहरण सहित। अब आता है आपका अपादान कारक। ये कौन सा है, ये पांचवा आपका कारक है, अपादान कारक। इसकी विभक्ति है से अलग होने का भाव। और इसकी परिभाषा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने, गिरने, डरने, टूटने, हटने, तुलना या शर्म आदि का बोध हो उसे हम क्या बोलते हैं, अपादान कारक कहते हैं। इसे दर्शाने के लिए ये प्रसंग या विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण बच्चों आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला उदाहरण है, पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। दूसरा उदाहरण है, मेज से पुस्तक गिरी। मेज से पुस्तक गिरी। फिर तीसरा है, बच्चे विद्यालय से घर जा रहे हैं। और चौथा है इसका उदाहरण, गंगा हिमालय से निकलती है। ये जितने भी हैं उदाहरण हैं, से, पेड़ से, मेज से और विद्यालय से, हिमालय से, ये जितने भी उदाहरण हैं बच्चों, ये किसको संबोधित कर रही हैं, अपादान कारक को संबोधित कर रही हैं। तो आशा करती हूँ कि ये कारक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।
बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर छठा कारक बच्चों आ चुका है। इसका नाम है संबंध कारक। तो संबंध कारक बच्चों इसकी विभक्ति क्या है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये जितनी भी विभक्तियाँ हैं ये किसकी हैं? संबंध कारक की है। तो बच्चों इसकी परिभाषा बच्चों क्या है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध कारक कहते हैं। कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध दूसरी संज्ञा से प्रकट हो उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक की पहचान विभक्ति या प्रसंग का उसकी विभक्ति क्या है बच्चों? का, के, की, रा, रे, री द्वारा की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध कारक कहते हैं। तो बच्चों इसके कुछ उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर भी हैं कि नंदिनी के पापा यानी नंदिनी के पापा आए हैं। और दूसरा उदाहरण है अमन की कमीज नीली है। और इसका तीसरा उदाहरण है अंकिता की बहन साक्षी है। और चौथा है उसका उदाहरण मोहन के चाचा जी डॉक्टर हैं। ये जितने भी बच्चों उदाहरण हैं किसको संबोधित कर रहे हैं? संबंध कारक को संबोधित कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि ये कारक भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बच्चों अब आपकी स्क्रीन के ऊपर सातवां कारक बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चों आ चुका है। इसको बच्चों बहुत ध्यान से देखिए भी और सुनिए भी। और बच्चों साथ साथ अपनी ग्रामर की नोटबुक में भी और इसके टेक्स्ट बुक में भी इसको टिक लगाते जाना है कि आपको कितना आपको समझ में आ रहा है। तो बच्चों अब चलिए सातवां इसका है अधिकरण कारक। इसकी विभक्ति है में, पर। तो इसका बच्चों परिभाषा है कि क्रिया के आधार पर बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। यह संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने वाले स्थान, समय, अवसर आदि का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अधिकरण कारक कहलाता है। अधिकरण कारक की विभक्ति और प्रसंग में और पर है। इसके बच्चों उदाहरण है। पहला उदाहरण बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर है टोकरी में फल रखे हैं। टोकरी में क्या रखे हैं? फल रखे हैं। और दूसरा उदाहरण है मेज पर कंप्यूटर रखा है। मेज पर क्या रखा है? कंप्यूटर रखा है। और बच्चों तीसरा उदाहरण है कि माँ घर में है। चौथा उदाहरण है किसान खेत पर है। तो बच्चों जितने भी में और पर जितने भी मैंने बच्चों अभी शब्दों के उच्चारण किए हैं ये सब किसको संबोधित कर रहा है? अधिकरण कारक को संबोधित कर रहा है। तो आशा करती हूँ कि ये भी आपको कारक समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आठवां कारक भी बच्चों आ चुका है। बहुत बच्चों ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और अपनी टेक्स्ट बुक में टिक भी लगाइएगा। अब आ गया है संबोधन कारक। तो बच्चों इसकी विभक्ति क्या है? हे, अरे, ओ। तो बच्चों इसकी विभक्ति है और बच्चों इसकी परिभाषा है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? संबोधन कारक कहते हैं। तो बच्चों इसके उदाहरण भी हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को पुकारा जाए उसे संबोधित कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, जी, ओ। ये विभक्ति है और इसे प्रसंग द्वारा व्यक्त किया जाता है। और इसके उदाहरण है। पहला उदाहरण है हे भगवान ये क्या कर डाला। दूसरा उदाहरण है अरे भाई सुनो मेरी बात, ज़रा मेरी बात सुनो। तो बच्चों ये जितने भी मैंने अभी उदाहरण आपको दो उदाहरण बताए हैं ये किसको संबोधित कर रहे हैं? संबोधन कारक को संबोधित कर रहे हैं। और इसकी विभक्ति है हे, अरे, ओ।
तो आशा करती हूँ कि ये विभक्ति भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। बच्चों अब मैं बच्चों आज मैंने आपको जो लेसन टॉपिक पे जो चर्चा की है बच्चों, उससे संबंधित मैं आपको कुछ अपग्रह कार्य दे रही हूँ। तो बच्चों पहला प्रश्न आपकी बच्चों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे वाक्यों में कारक चिन्ह रेखांकित करके कारक का भेद भी लिखिए। तो बच्चों इसको आपने सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, इसको आपने और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने इसको हल करना है, बहुत सफाई के साथ अपनी टेक्स्ट बुक में इसको हल करना है। तो बच्चों पहला प्रश्न और बच्चों जो भी है इसको बहुत ही सावधानी से आप लोगों ने इसको हल करना है। अब बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर तीसरा प्रश्न बच्चों आ चुका है। बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा कि नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए तथा उन्हें सही कारक से मिलान कीजिए। तो बच्चों ये भी प्रश्न आप लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करना है, बहुत ध्यान से और बहुत सफाई के साथ इसको सॉल्व करना है। अब बच्चों चौथा प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि उचित प्रस्ताव लगा करके वाक्य को सार्थक बनाइए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 4 प्रश्न हैं। तो बच्चों इसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से इस प्रश्न को भी आपने हल करना है अपनी टेक्स्ट बुक में। फिर बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर 5वां प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि सही विकल्प चुनिए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ये 4 जो प्रश्न है इससे संबंधित उसको आपने सही टिक लगाना है कि जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा उसको आपने बच्चों टिक लगाना है। बच्चों 7वां प्रश्न में बच्चों आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित प्रसंग के कारकों के नाम लिखो। बच्चों बहुत ही सफाई के साथ इसको और आपने बिल्कुल सही आपकी जो स्क्रीन के ऊपर जो बच्चे प्रश्न आए हुए हैं उनके सामने सही कारक के नाम लिखने हैं कि कौन सी विभक्ति या कौन सा प्रसंग का कौन सा कारक है, बिल्कुल सही लिखने हैं। अब बच्चों अंतिम आपके स्क्रीन के ऊपर इसका प्रश्न आ चुका है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसको आपने बहुत ही सही ढंग से आप लोगों ने इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति किसको भरना है कि कौन से शब्द के आगे या कौन से प्रश्न के आगे कौन सा सही इसकी विभक्ति या कारक या इसका आंसर है वो आप लोगों ने इसको सही भरना है और अपनी टेक्स्ट बुक में बिल्कुल सफाई के साथ आप लोगों ने लिख करके मुझे सबमिट करना है ताकि मैं आपका होमवर्क चेक कर सकूं। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये होमवर्क भी आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से करना है। तो बच्चों कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों सुरक्षित रहिए, अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। बाय बच्चों, कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय।